नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यस बैंक के अंदर जो पूरा खेल चल रहा है, क्यों इसका प्राइस है जो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लोग थे जो कि इसका टारगेट्स को 5 रुपये तक 6 रुपये तक लेकर चले गए थे, लेकिन अभी कुछ स्टेबिलिटी आई है, तो उसके बाद से फिर ये जो टारगेट बताने वाले लोग थे वह गायब हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले, एक तो खबर निकल कर आ रही है, उस खबर पर भी समझेंगे, उसके साथ में यह भी जानेंगे कि आने वाले समय में यस बैंक का जो टारगेट है, यस बैंक का जो चाल है, वह किस तरह की रह सकती है विथ प्रॉपर लॉजिक एंड एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट एक ही रहे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, यहाँ पर हम यस बैंक के चार्ट पर आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। यहाँ पर देखिए आप, काफ़ी दिनों से यह गिरावट बनी हुई थी। लगभग इसने 15 रुपये का लो बनाया था, उसके बाद फिर से इसमें एक बार तेज़ी देखने को मिल रही है। जब ये गिरावट बनी हुई थी उस समय काफ़ी ब्रोकर हाउसेस थे जो कि इसके टारगेट्स को लेकर काफ़ी, आप कह सकते हैं कि निगेटिव या फिर एक पैसिमिस्टिक जिसे विचारधारा कहते हैं, उस तरह की रणनीति के साथ उतर रहे थे। जैसे कि एम्बे ग्लोबल की बात कर ले, और भी बहुत सारे हैं ब्रोकर हाउसेज जिन्हों की 6 रुपये तक का टारगेट प्राइस बता दिया था, लेकिन अभी जब से स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, फिर से ये लोग गायब हो चुके हैं। तो आपको समझना होगा कि एक रणनीति चल रही है यस बैंक के जो स्टॉक है उससे, मतलब कि पैनिक फैलाया जाए और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डर के मारे लॉस बुक कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब यह समय, इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, जब एफपीओ इशू हुई थी, और इस बीच में भी आपको याद होगा कि काफ़ी लोग थे, काफ़ी ब्रोकर हाउसेस थे जो कि 5-6 रुपये का टारगेट बता रहे थे, लेकिन 5-6 रुपये का तो टारगेट नहीं गया, 20-21 रुपये का टारगेट जरूर चला गया। तो उनका मुंह बंद हो गया। फिर से एक बार यहाँ पर मौका मिल रहा है ऐसे लोगों को मुँह खोलने का। लेकिन मैं आप लोग को हमेशा से और शुरू से मैं आप लोगों को यह बात बताने की कोशिश करता हूं कि यस बैंक में आपका पैसा नहीं डूबेगा, बशर्ते आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके पर मैंने और भी जो वीडियोस बनाई थी, जैसे कि डाइल्यूशन वगैरह, स्टेक डाइल्यूशन की भी मैंने वीडियो बनाई थी और बातें आप लोगों को बताई थी, तो उसका भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यस बैंक का जो टारगेट प्राइस है वह 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें आज की बात करने से पहले यह समझ लेते हैं कि यह सपोर्ट और रेसिस्टेंस किस लेवल पर आकर रुकेगी और कितना इसको समय लग सकता है इस लेवल को तोड़ने में। तो यहाँ देखिए, एट प्रेजेंट यह 16 रुपये 30 पैसे पर यह जो ट्रेड कर रही है, यह एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर रही है। रेसिस्टेंस इसलिए फेस कर रही है क्योंकि यह नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है, और आप देख सकते हैं इस लेवल पर, यहाँ आप ध्यान दें, यहाँ देखिए 7वें महीने 2020, या फिर आप यहाँ ध्यान दें 8वां महीना 2020। तो इस जो लेवल से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है लेवल, जिसके कारण कि ये जो लेवल्स है फिर से यहाँ पर इसे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो लेवल है, 16 रुपये 16.5 रुपये के आसपास का ये जो लेवल है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, रेसिस्टेंस बोलेंगे। हालांकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक ही लेवल होते हैं। नीचे से यदि ऊपर की ओर जाता है, उस लेवल को नहीं तोड़ पाता है तो वह रेसिस्टेंस बन जाती है, और ऊपर से नीचे की ओर आती है और उस लेवल को नहीं तोड़ पाती है तो वो सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यह रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है 16.5 रुपये का लेवल। देखिए, तो इसे तोड़ने के लिए थोड़ा इसको समय लग सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स वगैरह जब तक बड़ी जनरेट नहीं होगी। एक चीज़ और भी आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ टारगेट्स को लेकर, टारगेट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 25 रुपये वगैरह कब जा सकती है। तो देखिए, एक चीज़ आप यहाँ पर समझें, देखिए एफपीओ जब इशू हुई थी उसके बाद से देखिए इसने एक हाई बनाया हुआ था 17 रुपये के आसपास का है। उसके बाद देखिए 5-6 महीने तक ये इसी रेंज में चलती रही, फिर अचानक से इसने एक मूवमेंट दिया था। उसके बाद से देखिए फिर से वह उसी तरह का एक मूवमेंट चल रही है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि अचानक से यहाँ पर आपको एक विस्फोट देखने को मिल सकता है, अचानक से आपको 20 रुपये 25 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो जो लोग भी आपको इस
स्टॉक को बेचने के लिए या फिर आपको डरा रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपको, तो वैसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं वह धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो रहे हैं। हाँ, यह बात भी ठीक है, सही है कि जो एनपीए का इशू चल रहा है उसके कारण यहाँ पर बैंक को थोड़ी समस्याएं हो सकती है, तो उसमें केवल येस बैंक को ही समस्याएं नहीं होगी, जितनी भी बैंक्स हैं सभी पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन येस बैंक की स्थिति थोड़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू जो वेल सेटल्ड बैंक्स हैं, जैसे आप बात कर लो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक वगैरह से बात कर लो, तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी स्थिति ख़राब इसकी है, तो जिसके कारण कि इस पर इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो स्टॉक है वह 5 रुपये पर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस तरह की यहाँ पर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रही हो सकता है कि और कुछ समय आपको कंसोलिडेट यह कर दे, लेकिन आप जिस उम्मीद से आए हैं, जैसा कि आपने यदि 16 रुपये पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप सोच रहे होंगे, यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो आप 50 रुपये का टारगेट लेकर चल रहे होंगे, तो 16 या 48 मतलब कि आप 3 गुना का आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो उस 3 गुने की यदि आप येस बैंक को छोड़ो, आप यदि किसी एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते जिसका कि वैल्यू 1000 रुपये होती, और आप यदि 3 गुना का उसमें एक्सपेक्ट करते, मतलब कि 3000 का, तो आप उसमें कितना समय आपको वेट करना पड़ता है, या फिर आप उसे कितना समय देते, उसी के अकॉर्डिंग आप येस बैंक को भी समझो कि यदि आप 3 गुना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लेकर येस बैंक में आए हैं तो आपको समय भी देना पड़ेगा उतना। वैसी बात नहीं है कि आपको महीने 2 महीने या फिर 6 महीने के अंदर यह स्टॉक 3 गुना भाग जाएगा। बात को समझ रहे हैं? यही कारण है कि मैंने आपको हमेशा से बोलते आया हूं कि आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, जो आपके लेवल्स हैं उस लेवल्स पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। अब थोड़ा डिलीवरी वगैरह डाटा को भी देखकर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए कि देखिए कल के डेट में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी, ठीक है। कल के डेट में आप देख सकते हैं ये जो रेड वाली कैंडल है, कल मतलब कि मंडे की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें देखिए ये गिरावट आई थी, लेकिन गिरावट आने के बाद देखिए डिलीवरी परसेंटेज में किस तरह की डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी वाइज सिक्योरिटी पोजीशन पर हम आ गए हैं। कल बुधवार थी, सोमवार नहीं थी। मुझे इतना मैं बिजी रह रहा हूँ, देखिए वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, डेट भी मुझे याद नहीं रह रहा है कि कौन सा तारीख कौन सा दिन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं डेट से क्या मतलब है, ट्रेडिंग बस हो रही है ये हमें जानना चाहिए। ये देखिए जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया कि कल के डेट में, ये कल वाला डाटा है, ये लास्ट वाला जो आप रो देख रहे हैं कल वाला डाटा है। देखिए यहाँ पर जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है, क्वांटिटी ट्रेड ज़रूर कम हुई है, लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई है, लेकिन उसमें भी जो डिलीवरी परसेंटेज है ये देखिए 40.40% की डिलीवरी उठाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर गिरावट होती है तो लोग माल उठाने में कमी नहीं करते हैं। बात को समझ रहे हैं आप? उसके साथ में आज की भी यदि हम बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है लगभग यहाँ पर 13 करोड़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें लगभग 5.5 करोड़ के आसपास डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी परसेंटेज आप सभी के सामने 41.36%। तो देखिए आज की भी यदि हम बात करें तो आज भी बहुत कुछ तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली। तेज़ी थी, फिर गिरावट आई, शुरू में ऊपर थी, फिर उसमें गिरावट आई, मतलब कि एक स्पिनिंग टॉप की जो कैंडल बनती है। तो अब आ जाते हैं उस खबर पर। तो देख सकते हैं आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर हम हैं, और जो खबर निकल कर आ रही है, ओरिगो कमोडिटीज़ रेजेज ₹75 करोड़ फ्रॉम येस बैंक। तो देखिए येस बैंक ने ओरिगो कमोडिटीज़ को 75 करोड़ का 75 करोड़ का मदद किया है। यहाँ पर देखिए ओरिगो कमोडिटीज़ पहले तो है क्या। ओरिगो कमोडिटीज़ सिंपली यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि हल लेकर खेती करती है, बहुत ही यहाँ पर बड़ी कमोडिटी है। उसके साथ में सप्लाई चेन और ट्रेड फाइनेंस सेटअप भी है, जो कि टोटल यहाँ पर यदि हम वेयर हाउसिंग एसेट की बात करें तो 8,500 करोड़ का वेयर हाउसिंग इसका एसेट्स है, जो कि 12 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो उसी को यहाँ पर येस बैंक ने डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू 75 करोड़ रुपए की मदद की है। तो सिंपल यहाँ पर डेब्ट फाइनेंसिंग बहुत कोई टिपिकल चीज़ नहीं है। सिंपल यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, जब ज़रूरत होती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी कंपनी को भी ज़रूरत होती है तो वो पैसे लेते हैं बैंकों से, उसके बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ओरिगो कमोडिटीज़ ने भी पैसे लिए हैं, येस बैंक ने 75 करोड़ दिए हैं, और उसके साथ में यहाँ पर अब ये देखिए ये खबर जो है
किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो देखिए बहुत बार आपने यह भी सुना होगा कि जो एमएसएमई की बात हमेशा होती है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उसमें काफ़ी जो है येस बैंक बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है, मतलब कि उनको लोन काफ़ी बांटने की कोशिश कर रही है। तो देखिए उसी का यहाँ पर अब आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से काफ़ी एक्टिव होकर एमएसएमई या फिर जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने का पूरा यहाँ पर प्लान तैयार है। उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 75 करोड़ का जो ओरिगो कमोडिटीज़ को यहाँ पर फाइनेंसिंग की गई है। उसी तरह से यहाँ पर मतलब कि एक बैलेंस शीट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो एनआईआई होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की होती है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ओवरऑल जो बैंक का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वह स्टेबल हो सके, बढ़िया हो सके। और बाद बाकी आपको ये जो डिटेल यदि देखने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर ये खबर आई हुई है। ओवरऑल मैंने आप लोग को पूरी जानकारी देने की कोशिश की, क्यों स्टॉक गिर रही है और कहाँ तक ये स्टॉक गिर सकती है, या फिर जो टारगेट्स है वो कब तक अचीव हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अच्छी लगी तो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।